नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है धमकी। नई नवेली बहू निधि को आए हुए महीना भर भी नहीं हुआ था, पर पता नहीं क्यों चेहरे पर नूर नज़र नहीं आता था। शायद किसी बात से नाराज़ है, हर पल यही प्रतीत होता था। सास नीरजा जी ने कई बार पूछने की कोशिश भी की, पर हर बार निधि टाल जाती थी। नीरजा जी भी यह सोचती रह जाती कि क्या पता अभी अभी शादी हुई है, नए घर में मन लगने में भी वक्त लगता है, इसलिए शायद बहुत ज़्यादा बोल नहीं पा रही है और चुप चुप रहती है। एक दिन अचानक बिना बताए ही निधि को लेने उसका भाई आ गया। अभी नई नई शादी हुई थी, इस कारण से नीरजा जी ने भी मना नहीं किया। बहू के जाने के बाद नीरजा जी ने अपने बेटे नितेश से कहा, बेटा क्या बात है। बहू चुप चुप ही रहती है और चेहरे से भी लगता है जैसे कोई नाराज़गी हो। कोई बात है क्या? पता नहीं मम्मी, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, नितेश ने जवाब दिया। शायद मेरी गलतफहमी हो, पर फिर भी एक बार मन टटोल कर देख, क्या पता जो मुझसे ना बोल पा रही हो तुझसे बोल दे। ठीक है, जब आएगी तब बात करके देख लूँगा, कहकर नितेश अपने ऑफिस चला गया। शाम को जब नितेश घर आया तो देखा नीरजा जी उदास बैठी हैं। उन्हें यूं उदास देखकर नितेश ने पूछा, क्या हुआ माँ, आप ऐसे उदास क्यों बैठी हो? नितेश के सवाल पर नीरजा जी ने उसकी तरफ नज़रें उठाकर देखा और कहा, बेटा कल संडे है, तू एक काम कर, तेरा सामान मेरे कमरे में शिफ्ट कर ले, मैं तेरे कमरे में शिफ्ट हो जाती हूँ। अरे अचानक से कमरा शिफ्ट करने की बात कहाँ से आ गई, और क्या परेशानी है जो कमरा शिफ्ट कर रहे हो? नितेश नीरजा जी के पास बैठता हुआ बोला, बेटा मैं अकेली तो जीव हूँ, तेरे पापा हैं नहीं, भला इतने बड़े कमरे का मैं क्या करूँगी, इसलिए बड़ा कमरा तू ले ले और मेरा सामान तेरे कमरे में शिफ्ट कर दे। अरे माँ, रहने दो ना, क्या ज़रूरत है, आराम से रह तो रहे हैं, वैसे भी निधि है नहीं, वो क्या सोचेगी, और लोग निधि के बारे में क्या क्या बातें बनाएंगे। आते ही सास को उसके कमरे से निकाल दिया। नितेश हंसते हुए बोला। उसकी बात सुनकर नीरजा जी चुप हो गईं, पर दूसरे दिन नितेश के पीछे पड़कर उन्होंने कमरे शिफ्ट करवा दिए। जब सब सामान कमरों में शिफ्ट हो गया तो नीरजा जी बोली, बेटा एक काम कर, तेरे ससुराल से जो सोफ़े आए हैं वो भी यहीं कमरे में रख ले। उनकी बात सुनकर नितेश बोला, माँ तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, पड़े रहने दो ना बाहर, मेहमान आएंगे तो बाहर बैठने के काम में आएंगे। अरे पर हमारे अपने भी तो सोफ़े हैं ना, वो रख लेंगे हाल में। अरे माँ कैसी बात कर रही हो, नए सोफ़े हैं, हाल में ज़्यादा अच्छे लगेंगे। नहीं नहीं, बहू के नए सोफ़े हैं, उसके कमरे में ही अच्छे लगेंगे। उनकी बात सुनकर नितेश एक पल के लिए चुप हुआ, फिर बोला, किसी ने कुछ कहा क्या? अचानक से नितेश के सवाल को सुनकर नीरजा जी झेप गईं, फिर बोली, नहीं नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस उसे कमरे में रख दो। आखिरकार सोफे निधि और नितेश के कमरे में शिफ्ट कर दिए गए। दूसरे दिन नितेश जब घर आया तो निधि आ चुकी थी। नितेश को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि निधि का भी कुछ दिन आने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। अक्सर नितेश नोटिस करता था कि निधि और नीरजा जी के बीच में अजीब सा तनाव था, दोनों खुलकर बात नहीं करती थी। फिर कुछ दिनों बाद निधि दोबारा मायके गई। उस दिन भी नितेश शाम को लौटा तो नीरजा जी चुपचाप उदास बैठी हुई थी। नितेश ने फिर इसका कारण पूछा तो नीरजा जी ने कहा, बेटा तू पूजा घर मेरे कमरे में ही शिफ्ट करा दे, कम से कम सुबह में पूजा करूं तो तुम लोगों को डिस्टर्ब ना हो। अरे तुम्हें किसने कहा माँ कि हमें सुबह डिस्टर्ब होता है? उसकी बात सुनते ही नीरजा जी एकदम से हड़बड़ा गईं। अरे वो किसी ने नहीं कहा, पर वो क्या मुझे दिखता नहीं है, तुम लोग भी डिस्टर्ब होते होंगे, बस तू तो पूजा घर मेरे कमरे में शिफ्ट करा दे। इससे पहले कि नितेश कुछ पूछता, नीरजा जी ऐसा कहकर रसोई में नितेश के लिए चाय बनाने चली गईं। अब नितेश के मन में भी हलचल सी होने लगी थी। आखिर कुछ तो है, जब भी निधि मायके जाती है तभी माँ ये सब अजीब क्यों जिद करती हैं, पहले कमरा और अब पूजा घर। जब निधि घर पर होती है तब भी माँ और उसके बीच अजीब सा तनाव लगता है। कुछ तो बात है, पर माँ बता नहीं रही हैं। वहीं सोफे पर नीरजा जी का फ़ोन पड़ा हुआ था। नितेश ने उठाकर चेक किया
तो उसमें शाम को निधि की मम्मी का फ़ोन आया हुआ था। नितेश को सच में अब तो कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने लगा था। उसने दोबारा नीरजा जी से पूछा भी, पर वो टाल गईं। आखिरकार उनकी जिद के कारण नितेश को पूजा घर भी उनके कमरे में शिफ्ट करना पड़ा। और दूसरे दिन नितेश जब घर लौटा तो वाकई वो देखकर हैरान रह गया कि निधि मायके से आ गई। पर जब माँ ही नहीं बताना चाहती तो आखिर नितेश किससे पूछे। निधि से बात की तो उसने सिर्फ इतना ही कहा, अब माँ की इच्छा कि वो क्या करना चाहती हैं, मैं क्या कहूँ। इसके आगे नितेश भी कुछ ना कह सका, पर शक का कीड़ा तो दिमाग में बैठ गया था। आखिर उसका शक यकीन में तब बदल गया जब कुछ दिन बाद निधि वापस मायके गई। इस बार नीरजा जी ने नितेश से निधि के दहेज में आया हुआ टीवी निधि के कमरे में लगाने को कहा। इस बार नितेश बिगड़ गया। ये क्या है माँ, आखिर ये क्या लगा रखा है आपने। जब भी निधि मायके जाती है आप बस यही बात करने लग जाती हो, इसको यहाँ सेट करो, उसको वहाँ सेट करो। आखिर चल क्या रहा है आपके मन में, बताते क्यों नहीं हो आप। नितेश को इस तरह चिल्लाते देखकर नीरजा जी की आंखों में आंसू आ गए और वो लगभग रोती हुई बोली, बेटा मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। आखिर मेरी उम्र ही कितनी बची है, मेरे कारण तुम्हारा घर ना बसे, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगी। नीरजा जी की बात सुनकर नितेश हैरान हो गया। फिर बड़े प्यार से नीरजा जी से बोला, माँ सच सच बताओ हो क्या रहा है। रोते रोते नीरजा जी ने जो बात कही सुनकर नितेश के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। बेटा पहले वादा कर, तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। मैं अकेली कैसे रहूँगी तेरे बिना, तेरे पापा भी नहीं हैं। भगवान के लिए मुझे वृद्धाश्रम भी मत छोड़ना बेटा। मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करती हूँ, पता नहीं सब कुछ अपने आप हो जाता है। अरे माँ कैसी कैसी बात कर रही हो, जो भी है खुलकर बताओ। और मैं क्यों छोड़कर जाने लगा आपको, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं बेटा हूँ आपका, आपके साथ ही रहूँगा। और कौन कह रहा है आपको कि मैं आपको वृद्धाश्रम छोड़ने वाला हूँ, ये घर आपका है। जिस दिन आपको ऐसा लगे मुझे घर से निकाल देना। जब नीरजा जी को नितेश की बातों पर विश्वास हुआ तब जाकर नीरजा जी ने बोलना शुरू किया, याद है तुम्हारी शादी के बाद जब निधि का भाई उसे अचानक लेने आया था और वो मायके गई थी, तो मुझे तो यहीं लगा था कि उसके मायके वालों को उसकी याद आ रही है। लेकिन उसके जाने के बाद निधि की माँ का फ़ोन आया था। तब मुझे पता चला कि निधि ने ही उसे फ़ोन करके बुलाया था। समधन जी कह रही थी कि मैंने सारा दहेज अपनी बेटी और दामाद के इस्तेमाल के लिए दिया है, लेकिन आपने सारा सामान हाल में रखवा दिया। सिर्फ एक पलंग, अलमारी और ड्रेसिंग उनके कमरे में रखकर आपने अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। आपकी तो उम्र हो गई है, आप उस सामान को अपने पास रख कर क्या करेंगी। लेकिन कम से कम बच्चों की इच्छा का सम्मान कीजिए। अब तो मेरी बेटी उस घर में तभी आएगी जब उसके कमरे में ये सारा सामान सजेगा। अब तू ही बता बेटा कि तेरे उस छोटे से कमरे में सारा सामान कैसे आता। इसलिए मैंने तुझसे कहा कि मेरा सामान तेरे कमरे में शिफ्ट कर दे और तू मेरा कमरा ले ले। कम से कम बहू का दहेज का सामान तो आ ही जाएगा। लेकिन जब निधि दूसरी बार मायके गई तब भी मुझे यही लगा कि उसे अपने माता पिता की याद आ रही है, लेकिन यह भी मेरी गलतफहमी ही साबित हुआ। निधि वहाँ पहुँची कि थोड़ी देर बाद में ही उसकी माँ का फ़ोन आ गया। कहने लगीं कि निधि को मेरे कारण अपनी गृहस्थी बसाने में बहुत दिक्कत होती है। बेचारी उनकी बेटी कुछ कह नहीं पाती और बेटा आपका लिहाज करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनका जीना दुश्वार करके रखो। आप तो सुबह सुबह अपने पूजा पाठ करने बैठ जाती हो, लेकिन मेरी बेटी की तो नींद खराब होती है। देखिए समधन जी, समझाना मेरा फ़र्ज है। आप तो अभी अभी नई नई सास बनी हैं, पर मुझे तो दो दो बहुएं रखने का तजुर्बा है। बाकी आपकी मर्जी। अब समधन जी ने तुम्हारा भी नाम ले लिया था तो मुझे लगा कि तुम्हारी भी इसमें रजामंदी है, इसलिए मैंने पूजा घर भी अपने कमरे में शिफ्ट करवा लिया।
लेकिन आज सिर्फ एक एलईडी के लिए उन्होंने मुझे कितना कुछ सुना दिया। कहते कहते नीरजा जी जोर जोर से रोने लगीं। नितेश देर तक माँ को चुप कराने की कोशिश करता रहा। जब वे चुप नहीं हुई तो नितेश उठकर रसोई में गया और पानी का गिलास भरकर ले आया और नीरजा जी को देकर चुप कराते हुए बोला, क्या कहा माँ उन लोगों ने? मुझे सब कुछ बताओ, मैं भी तो देखूं कौन किस हद तक जा सकता है। आखिर नीरजा जी थोड़ी तसल्ली खाकर बोलीं, समधन जी कह रही थी कि इस उम्र में क्या मोह माया के चक्कर में पड़ी हो। मैंने एलईडी मेरी बेटी के दहेज में ये सोच कर दी थी कि मेरी बेटी दामाद एलईडी पर अपने कमरे में आराम से मूवी देखेंगे। वो लोग तो इसका कोई फ़ायदा उठा ही नहीं पाते। आपने तो एलईडी हॉल में लगवा दी। मेरी बेटी दामाद की मूवी की जगह इस पर आपके सत्संग चलते हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आता कि उनकी भी ज़िंदगी है। अगर पानी सिर से ऊपर निकल गया तो कहीं ऐसा ना हो कि बेटा बहू आपको छोड़कर अपना बंदोबस्त कहीं और कर लें, या फिर आपको वृद्धाश्रम छोड़ आएं। गलती सारी आपकी होगी, लेकिन बदनाम मेरी बेटी हो जाएगी। अब तू ही बता बेटा, मैंने उस समय भी तुझे कितना कहा था कि एलईडी अपने कमरे में लगा ले, लेकिन तू ही नहीं माना। मेरी क्या गलती? अब तो जब भी समधन जी का फ़ोन आता है या निधि मायके जाती है तो मुझे घबराहट सी होने लगती है कि अब क्या नया बखेड़ा होने वाला है। इसके आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अंतिम भाग 2 शाम 5:30 बजे। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।